चलिए अब हम डिटर्जेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कितने तरह के होते हैं। देखिए, डिटर्जेंट कहना गलत है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, कह लेते हैं ऐसे लॉन्ग टर्म में, है ना। बर्ड्स आई व्यू रखें, पूरा होलिस्टिक व्यू रखें तो कह सकते हैं। बट अगर हम पिन पॉइंट व्यू में देखें तो कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी तरह तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारा डिटर्जेंट होगा उसे हम इन द बेसिस ऑफ ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि जो डिकम्पोज हो जाए या नहीं हो जाए बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ और बोलेंगे। बट अभी आप ये देखो, मैंने आपको बताया भाई 3 तरह के डिटर्जेंट होंगे, अनायनिक, कटायनिक और नॉन आयनिक। देखो, अनायनिक डिटर्जेंट क्या है? एक ऐसा डिटर्जेंट जिसका लॉन्ग पार्ट कैसा होगा, अनायनिक होगा, और दूसरी बात वही पार्ट क्लिनजिंग एक्शन करेगा। अनायनिक डिटर्जेंट क्या है? दोज हुज लॉन्ग पार्ट इज अनायनिक एंड दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनजिंग एक्शन। बच्चों, ये सोप कहाँ यूज़ होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे वाटर में यूज़ होगा जो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक हो, वहाँ ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम लॉरिल सल्फोनेट। सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, यहाँ से देखो, हुज लार्ज पार्ट इज अनायनिक, हमने भी यही कहा, हमने भी यही देखा, तुमने भी यही सुना। ओके, हुज लार्ज पार्ट इज अनायनिक एंड दैट पार्ट इज इन्वॉल्व इन केमिकल एक्शन या क्लिनजिंग एक्शन। यही हमने कहा था, लार्ज पार्ट अनायनिक होगा और वही पार्ट क्लिनजिंग एक्शन में होगा। और ये इफेक्टिव है एसिडिक सॉल्यूशन में, यही आपको बताया एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। और एग्जांपल बेटा, सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फोनेट। देखो, चाहिए लिख लेना, काम बन जाएगा। ये तो कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि भाई ये कैसा है, ये तुम्हें एक डिटर्जेंट दे दिया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किस गाड़ी में डिटर्जेंट है भाई, ठीक है, सोप नहीं। ये जो डिटर्जेंट है ये कैसा है, अनायनिक, कटायनिक है। तो आप देखो लॉन्ग पार्ट कैसा है, आयनिक, आयनिक तो है पर कैसा है, अनायनिक है। तो ये क्या हो गया, अनायनिक डिटर्जेंट हो गया। स्ट्रक्चर देख लेना क्या है, CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3 माइनस Na+। भाई OSO3H तो आपका सल्फोनिक एसिड होता है ना, ये तो आपको पता है, OSO3H होता है। अब होगा क्या, जैसे वहाँ हुआ H गया Na आया, H गया Na आया। बट मैं एक बात बता दूँ, जरूरी नहीं कि मिसेल फॉर्मेशन से क्लिनजिंग एक्शन करे, मिसेल फॉर्मेशन से नॉन आयनिक करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, ये तो आपको दिक्कत नहीं है, OSO3 माइनस Na+ तो आएगा। एक्चुअली में एसिड क्या होता है, सोडियम लॉरिल एसिड होता तो क्या होता है, ये लॉरिक एसिड होता तो क्या होता, OSO3H होता, H गया Na आया, तो OSO3 माइनस Na तो आप याद कर सकते हो, उसके आगे का ये याद कर लो, CH3 है, CH2O है और बीच में CH2 होल 10। बार बार करोगे तो हो जाएगा याद। इसके बाद देखिए, कटायनिक डिटर्जेंट क्या है? बहुत महंगे होते हैं कटायनिक डिटर्जेंट, बड़े बड़े 7 स्टार होटल 5 स्टार होटल में ये यूज़ करते हैं। कटायनिक डिटर्जेंट होता क्या है? देखो, हुज लार्ज पार्ट इज कटायनिक एंड दैट पार्ट इज इन्वॉल्व इन केमिकल एक्शन या क्लिनजिंग एक्शन। दोनों बोल रहा है, क्लिनजिंग केमिकल एक्शन क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो कटायनिक डिटर्जेंट क्या है? ऐसे जिसके लार्ज पार्ट कैसा है, कटायनिक है। चलो ये बात समझ में आई, लार्ज पार्ट कटायनिक है और यही पार्ट किसमें है, क्लिनजिंग एक्शन में बच्चों। और एक बात, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरा इसमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने देखा होगा आजकल आते हैं लाइफ बॉय में सिल्वर भी डालते हैं जम्स के लिए, वही चीज़ है। तो जर्म्स के लिए जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ पे पोजेस करता है, जर्म्स को भी ये खत्म करने का मादा या ताकत रखता है। तो कटायनिक और अनायनिक आपको पता है, अनायनिक क्या है, जिसका लार्ज पार्ट अनायनिक है, कटायनिक क्या है, जिसका लार्ज पार्ट कटायनिक है। अनायनिक डिटर्जेंट में अनायनिक पार्ट ही क्लिनजिंग एक्शन करेगा, कटायनिक डिटर्जेंट में कटायनिक पार्ट ही क्लिनजिंग एक्शन करेगा। अनायनिक डिटर्जेंट कहाँ यूज़फुल हैं, ये एसिडिक मीडियम में यूज़फुल है। कटायनिक डिटर्जेंट कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होती है। बेटा इसका ये याद कर लो, एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड और क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। ब्रोमाइड क्लोराइड याद रख लोगे, ये याद रख लेना क्या है, CH3 CH2 होल 14 CH2N CH3 होल 5, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। नॉन आयनिक डिटर्जेंट बेटा क्या होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट ऐसे हैं जिनमें कोई आयनिक पार्ट नहीं होता, जिन्हें लिए मिसिल फॉर्मेशन के द्वारा क्लिनजिंग एक्शन करते हैं। आई बात समझ में। और इनका यूज़ कहाँ होता है, लिक्विड डिशवॉशिंग होती है, जैसे विम का आता है येलो सा, वो चीज़ के लिए है ना। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या है, ऐसे हैं जिनमें कोई आयन्स नहीं होगा, इन्हें हम लिक्विड डिशवॉशिंग में यूज़ करेंगे, ये मिसिल फॉर्मेशन से ही डर्ट और ऑयल को रिमूव करेंगे। इसका इजी सा नाम याद रख लो, ट्विन होता है या ट्रीटॉन पॉलीऑक्सीइथाइलिन, या तो ट्विन बोल लो या ट्रीटॉन पॉलीऑक्सीइथाइलिन, ट्विन या ट्रीटॉन पॉलीऑक्सीइथाइलिन। चलो, अनायनिक का बताओ एग्जांपल जल्दी से, सोडियम लॉरेल सल्फोनेट। कटायनिक का बताओ, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड या क्लोराइड। नॉन आयनिक का बताओ, ट्विन या ट्रीटॉन और आगे पॉलीऑक्सीइथाइलिन, ये चीज़ है। तो जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे डिटर्जेंट में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका डिटर्जेंट है उसको हम ऐसा नहीं वो करते हैं।
देखो बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसकी कोई ब्रांच ना हो, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज अगर करना है ना तो जल्दी वो उनको डिकम्पोज करते हैं जिनका लीनियर स्ट्रक्चर हो, बीच में कोई क्रॉस लिंक या ब्रांच ना हो, 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल कौन है, जिनमें ब्रांच ना हो स्ट्रक्चर में, ऐसे डिटर्जेंट जिनके स्ट्रक्चर में ब्रांच ना हो, साइड चेंज ना हो, वो हमारे कैसे होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे। पर अगर ब्रांच या साइड चेंज आ गई या एडिशन चेन आ गई तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। ठीक है, होने में, ब्रांच होने में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और नहीं हो तो बायोडिग्रेडेबल है, ये याद रखना बच्चों। ये मैं आपसे कह ही रहा था इतनी बार से, ये सोप क्यों काम नहीं कर पाते, क्योंकि हार्ड वाटर में Ca2+ और Mg2+ के सॉल्ट होते हैं या आयन होते हैं, जैसे CaCl2 MgCl2, और जिसकी वजह से सोप जो है इनके साथ, हार्ड वाटर के साथ के जो ये सॉल्ट है CaCl2 और MgCl2, इनके साथ ही उलझ जाता है, क्लीनली एक्शन कर नहीं पाते, इनके साथ लड़ाई कर रहा है, अभी प्यादों को मार नहीं पाता, राजा से लड़ाई करने चला है, तो इनसे उलझ जाता है, इनसे भी नहीं जीत पाते, स्कम बना देता है। बताओ, तो इन हार्ड वाटर Ca2+ या Mg2+ आयन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से सोप इनके साथ ही लड़ने में उलझ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और इनसॉल्युबल PPT या स्कम बनाता है, जिससे इनका क्लीनिंग एक्शन हिंडर हो जाता है, रुक जाता है। देखो बच्चे, ये आप जानते हो ये सोप है, कौन सा ये सोडियम स्टीरेट है, 2C17H5 COONA और CaCl2 है। सबसे पहला काम क्या है, 2Na और 2Cl अलग कर दो, 2NaCl कर दिया बच्चे, 2Na और 2Cl अलग कर दिया, 2NaCl। अब क्या बचा यहाँ, Ca बचा, Ca की वैलेंसी कितनी होती है 2, और यहाँ क्या बचा C17H35 COO सिंगल वैलेंसी के साथ जो कि -1 है, पर ऐसे 2 हैं, तो C17H35 COO 2 है तो होल ट्वाइस लिखेंगे, और Ca की वैलेंसी 2 है तो 2 लगाना ही नहीं पड़ेगा, इसके तो 2 खुद है ना, तो ये 2+ है, और ये सिंगल माइनस था तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये +2 है, यही आपके सम कहलाता है। ठीक है, CH3COO- जो है मतलब C17H35 COO- सिंगल वैलेंसी है, 2 देंगे तो 2- हो जाएगा, और Ca कैसा है 2+ है, तो ये बना। ठीक है, ये देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसमें कोई चेन ना हो, ब्रांच ना हो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में चेन होगी भाई, ब्रांच होगी। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद अगर मन करा तो क्वेश्चन से भी कर लेंगे, मैं ओरली बोलते जाऊँगा, आप लोग सुनते जाना, यहाँ पे इमेज आती रहेगी, क्वेश्चन देखते जाना। अब हम ये देखेंगे कि ड्रग और एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या चीज़ें हैं। देखो एंजाइम आपको पता है बायो कैटलिस्ट होती है, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी प्रोसेस को तेज कर देती है। जैसे आपको कोई भी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप उसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाओगे, तो एंजाइम जो होते हैं नेचुरल मैकेनिज्म, उसका काम क्या है, जो भी एक्शन होना है एकदम हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट भाई मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे आपकी चीज़ें पर्टिकुलर जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है उसके मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, जैसे लिपिड हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ड्रग्स आपको पता ही है। तो देखिए कैटालिटिक एक्शन होता कैसा है, जनरली जो एंजाइम होते हैं उसे हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट के जैसे काम करती है, पर हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसे बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब होगा कैसे, जान मान लो ये आपका एक एंजाइम है बच्चा, एंजाइम एक बड़ा सा पार्ट होगा, ठीक है, और लिविंग होता है, तो एंजाइम की ना एक साइट होगी, उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ये एंजाइम खुद क्रिएट करते हैं एक्टिव साइट। तो मान लो जैसे ये इसने एक एक्टिव साइट क्रिएट कर ली, अब इस एक्टिव साइट को क्रिएट करने का पीछे मकसद क्या होता है इसका, बच्चों ये चाहती है कि अगर मुझे एक्शन करना ही है किसी बॉडी के पार्ट में, मतलब किसी मैक्रोमोलिक्यूल में या किसी सबस्ट्रेट में, तो क्यों ना मैं उसे अपने कंट्रोल में ले लूँ, अपनी डोमिनेशन में ले लूँ। तो ये उस सबस्ट्रेट के लिए, जैसे कि जो इस शेप का है, ये एक तरह की थ्योरी है, पॉसिबिलिटी है ना, बायो वाले अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसे। तो ये जो है सबस्ट्रेट की शेप, इसके जैसी एक अपनी एक्टिव साइट बनाती है ताकि इंटरलॉकिंग हो पाए, जैसे होती है ना इंटरलॉकिंग, किस में होती है, देखा नहीं आपने, क्या चीज़ बोलते हैं उसे, लीगो में होती है ना, लीगो वैसी। तो ये एंजाइम है, इसने एक्टिव साइट बनाई अपनी, और ऐसी शेप बनाई जो इसके सराउंडिंग या नेबरिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की है। अब होगा क्या, देखो दोनों में इंटरलॉकिंग होगी, एक तरह की फिजिकल बॉन्डिंग होगी, तो ये सबस्ट्रेट चिपक के डुक यहाँ पे चिपक जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट या ES मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं इसे, ES मैकेनिज्म, एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, ES मैकेनिज्म, ये चीज़ इसे बोलते हैं। इसके आगे होगा क्या, अब देखो इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबस्ट्रेट को इसने पकड़ लिया, और क्या है जितनी भी खामियाँ एंजाइम ले लेगा सबस्ट्रेट की, और फिर उसके बाद क्या ड्रग्स भी आएगा, ड्रग्स आप जो अंदर से इंटेक करोगे बाहर से वो आएगा, होगा क्या बाद में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, सबस्ट्रेट उधर चल जाएगा, ड्रग इधर आ जाएगा। खालिस बात यही है, ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम ने एक्टिव साइट बनाई, वैसी शेप की बनाई जैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हुई, जिसे हम ES होल्डिंग मैकेनिज्म कहते हैं।
और उसके बाद क्या है, सबस्ट्रेट यहाँ पे है, इसे ड्रग दिखा, भाई ड्रग तो लेना ज़रूरी है क्योंकि तुमने इसकी सारी खामियां या जितनी भी इसमें बुराइयां थी वो तो ले ली, अब तुम्हें नुकसान ना हो तो तुम्हें ड्रग लेना पड़ेगा। तुम कौन, बायोकैटलिस्ट, ठीक है। तो ड्रग बायोकैटलिस्ट ले लेगा और सबस्ट्रेट को बोलेगा भाई तू जा, तेरी तो अब निजात हो गया, तेरे को बीमारी से छुटकारा मिल गया, तू जा, मतलब ये तुम्हारा बॉडी ऑर्गन का ही पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गया कि देखो बायोकैटलिस्ट के दो फंक्शन हैं। एक तो पहली बात क्या है भाई, ये इस मैकेनिज्म को जन्म देता है, ई एस डॉकिंग मैकेनिज्म को, तो फॉर्मिंग ई एस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग की मदद से ई और एस की ये होल्डिंग बनाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है बेटा, जो हमारा बायोकैटलिस्ट है इसका काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट करना। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH हो गया अल्कोहलिक, COOH हो गया कोई ग्रुप जो अटैक करता है सबस्ट्रेट को फॉर केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में। तो बायोकैटलिस्ट का दो काम है, एक तो काम क्या है इसका कि ये ई और एस को आपस में जोड़ देता है, मतलब ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किससे, फिजिकल बॉन्डिंग से। और दूसरा काम इसका क्या है, ये भाई फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, जैसे अल्कोहलिक हो गया, अमोनिक हो गया, फिनॉलिक हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, है ना, कोई एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ताकि भाई केमिकल रिएक्शन तभी तो होगी कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तभी तो कोई केमिकल रिएक्शन हो पाएगी। अगर इस एंजाइम को इसको लालच देना है सबस्ट्रेट को कि तू मेरे साथ फिजिकल बॉन्ड बना, तो कैसे भी बॉन्ड बना, तो तुझे हमें इनको क्या देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को पैदा करना पड़ेगा। तो भाई एंजाइम का यही काम होता है, फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है ना, प्रोवाइड करती है, ताकि सबस्ट्रेट लालच में आके रिएक्ट करे और केमिकल रिएक्शन बन जाए। सबस्ट्रेट को लालच कब आएगा, जब यहाँ कोई पे फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। आई बात समझ में। और फंक्शनल ग्रुप कौन प्रोवाइड करेगा, एंजाइम ही प्रोवाइड करेगा, ताकि केमिकल रिएक्शन हो पाए। उसके बाद क्या बच्चों, ड्रग का मैकेनिज्म है कि क्या होगा जब ये हो गई ये दोनों चीज़, कि एक तो इसने क्या कर दिया, ES मैकेनिज्म बना दिया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप से केमिकल रिएक्शन करवा दी, मतलब सबस्ट्रेट की। तो अब क्या होगा, ड्रग आ गया, ड्रग यहाँ इंटरेक्ट करेगा, सबस्ट्रेट वहाँ भागेगा, ड्रग अंदर आ गया, सबस्ट्रेट वहाँ आ गया। अब ये बन गया DE मैकेनिज्म, ड्रग एंजाइम मैकेनिज्म, ठीक है। क्या था, सबस्ट्रेट एंजाइम पहले से मैकेनिज्म था, फंक्शनल ग्रुप से केमिकल रिएक्शन होगी, ड्रग का, ड्रग रिप्लेस हुआ और सबस्ट्रेट बाहर आ गया, ठीक है। ये चीज़ें। अब बच्चों एक और चीज़ है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ लो और फिर रिसेप्टर पढ़ लो, ये सारा बायो का पार्ट है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, ड्रग्स विच कम्पीट विद नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यही तो है, ये ड्रग ही तो है। हुआ क्या, ये ड्रग सबस्ट्रेट की जगह एक्टिव साइट में आ गया, बच्चों ये एक्टिव साइट है ना, ये एक्टिव साइट है। तो हुआ क्या, सेकंड वाले मैकेनिज्म में क्या हुआ कि एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की जगह कौन आ गया, ड्रग आ गया, मतलब इनके दोनों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है, वही चीज़ है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है भाई, इसी ड्रग की बात कर रहे हैं, इस ड्रग ने क्या करा, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करके एक्टिव साइट में अपनी जगह बना ली और सबस्ट्रेट को बाहर भेज दिया, ठीक है। ड्रग्स कॉम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट, जो कि ये चीज़ है, फॉर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट ये है, यहाँ पे अभी कौन है, सबस्ट्रेट, इसको ये भगाएगा, ड्रग्स बोलेगा भाई मैं आ जाता हूँ, कुछ ज़िंदगी मुझे भी जीने दे, तो ये चीज़ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो कुछ ड्रग सबस्ट्रेट के साथ लड़ाई करते हैं किस चीज़ के लिए, एक्टिव साइट में बैठने के लिए, उनका हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये चीज़ है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब देखिए होता क्या है, कुछ ड्रग्स ना बड़े ही जिद्दी होते हैं, वो क्या बोलते हैं एंजाइम को कि भाई जो तू मुझे एक्टिव साइट दे रहा है मैं तो नहीं आ रहा वहाँ, मैं तो किसी और साइट में आऊँगा, मेरे को तो एक्टिव साइट में आना ही नहीं है। मैं अगर आऊँगा एंजाइम तेरी पोजीशन में, या तू मुझे जो बेडरूम दे रहा है अगर मुझे वहाँ सोना है, तो मैं उस बेडरूम में नहीं सोऊंगा जो तूने मेरे को अलॉट करा है, मैं तो अपने लिए नया बेडरूम बनाऊँगा। उस चीज़ को ही बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। कुछ ड्रग्स एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होते, इंस्टेड ये दूसरी साइट में बाइंड होते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उस साइट की शेप भी चेंज करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, इंस्टेड दे बाइंड टू द डिफरेंट साइट एंड चेंज शेप ऑफ द साइट दैट सबस्ट्रेट डज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, कुछ ड्रग्स भाई एक्टिव साइट में नहीं आना चाहते हैं एंजाइम की, वो दूसरी साइट में बाइंड होना चाहते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, देखो क्योंकि अगर अब हम पे दो साइट है, जबकि हमें पता है एक साइड एक्टिव है जहाँ पे एंजाइम लाना चाहता है उसे, और एक साइड एलोस्टेरिक साइट है जहाँ ड्रग लाना चाहता है। अब क्या है, इससे पहले सबस्ट्रेट था, तो क्या होना पड़ेगा, सबस्ट्रेट जब भागा कि सबस्ट्रेट वापस ना आ जाए, तो जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी भाई, सबस्ट्रेट की तो फिक्स शेप है,
अब वो दोबारा ना आ जाए, फिर एंजाइम को मौका ही कहाँ मिलेगा, इनके बीच में कंपटीशन है ना, पहले पता चला था हमें। तो एंजाइम क्या बोलता है, एंजाइम बोलता है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम दोनों आपस में सॉर्ट आउट करो। और ड्रग है बहुत खतरनाक, ड्रग्स क्या बोलता है, भाई सबस्ट्रेट तेरे को तो मैं आने ही नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की जो पहली ओरिजिनल बेड था, शेप थी, उसे ही चेंज कर देगा। अब सबस्ट्रेट किसी काम का नहीं है, पर एंजाइम के लिए भी तो वो किसी काम की नहीं रही एक्टिव साइट, अब तो वो भी अलग तरह की बन गई। तो क्या होगा, एंजाइम अपने लिए मतलब सॉरी ड्रग या इनहिबिटर जो है अपने लिए अब एक नई तरह की क्या बनाएगा, साइट बनाएगा। उसी को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। हुआ क्या, इससे पहले देखो यहाँ सबस्ट्रेट था, ड्रग ने क्या बोला, ड्रग ऐसा है कि जिसे एक्टिव साइट में नहीं आना। ये बोलता है भाई मेरे को तो न्यू चाहिए, जो पहले सो चुका है सबस्ट्रेट वहाँ पे मैं क्यों सोऊं। तो ये बोलता है मैं तो नहीं आऊँगा। तो ये क्या बोलता है, मैं अपने लिए एक नई साइट बनाऊँगा। या ड्रग बोलता है कि एंजाइम भाई तो मुझे एक नई शेप बनाने की अनुमति दो, परमिशन दो। तो एंजाइम बोलता है ठीक है बना ले, पर पहले अपने भाई सबस्ट्रेट को तो निकाल। तो वो सबस्ट्रेट को निकलवाता है ना, लालच दे के, किसका, फंक्शनल ग्रुप का, और फिर शेप ही चेंज कर देता है। जैसे यहाँ देखो शेप चेंज कर दी, अब उसे उस शेप से क्या मतलब है, उसने तो अपनी एलोस्टेरिक साइट बना दी, इनहिबिटर या ड्रग में वो यहाँ बैठ जाएगा, बस खत्म सी बात, ऐसी है। अच्छा रिसेप्टर तुम्हें बताया, रिसेप्टर क्या चीज़ होती है, एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है या बॉडी कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स या न्यूरॉन से नर्व या मसल को, उसको ये गाइड करता है। तो प्रोटीन होता है एक तरह का रिसेप्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो नर्व मैकेनिज्म होता है ना, उसको ये क्या करता है, गाइड करता है। रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन है जो बॉडी कम्युनिकेशन या जो आपके ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म है उसको गाइड करता है। मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म दो तरह का हो सकता है, फ्रॉम न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच, या न्यूरॉन से मसल, ये चीज़ है। तो इतना सही ये चैप्टर है। अब देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चन बन पाए तो कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए तो चैप्टर तो पूरा हो गया है। अब अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो ऊपर देखो टेम्पलेट शो हो रहा होगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज फॉर इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ अ बटर। नेम द एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द बटर। जो आपका मक्खन होता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था वो होता है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीफोल, उसको हम यूज़ करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीफोल आपको पता होगा बेंजीन रिंग पे OCO-CH3 होता है। अगर सिर्फ OCH3 है तो मिथॉक्सी बोलते हैं बेंजीन, पर OCO-CH3 है तो इसे बोलते हैं एनीफोल। तो BHA यूज़ करते हैं बटर लाइफ की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेयर शैम्पूज कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट। हेयर शैम्पूज भी तो डिटर्जेंट में ही आते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। भाई हेयर शैम्पू सस्ता तो होता नहीं है, महंगा होता है, और महंगा तो कटाइनिक में आता है, तो यहाँ पे आएगा कटाइनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट है बच्चों आपसे पूछा वट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन आपको पता है इथेनॉल और पानी में हम आयोडीन डालते हैं, और कैसे डालते हैं, 2-3 ग्राम आयोडीन डालते हैं अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इट इज़ 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल कौन सा, इथेनॉल। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक तो यही है यार, एंटीसेप्टिक लगता है लिविंग टिश्यू में और डिसइंफेक्टेंट लगता है नॉन लिविंग टिश्यू में, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है बच्चे हाउ डज एस्पिरिन एक्ट एज एन एनर्जेटिक्स। एस्पिरिन एनर्जेटिक्स के जैसे कैसे यूज होता है। तो आपको पता है एक ऐसा हम पे ग्लैंड होता है जो पेन सिक्रेट करता है, मतलब पेन का सेंस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन। उसी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है। हर बात समझ में। तो क्या करते हैं, जो हमारा प्रोस्टैग्लैंडिन होता है उसके सिंथेसिस को ये उसके प्रोडक्शन को ये रोक लगाते हैं, और उसका अगर प्रोडक्शन हो जाए तो वो क्या करता है, पेन कॉज करता है और सनसनी स्टिमुलेशन पैदा करता है टिश्यू में, ठीक है। तो आप लिखोगे एस्पिरिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टैग्लैंडिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्निंग सेंसेशन, पेन सेंसेशन और स्टिमुलेशन इन टिश्यू। यस। अच्छा बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमने अभी पढ़ा क्या होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो दीज आर द ड्रग विच कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू गेट द एक्टिव साइट इन द एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ वो करते हैं, है ना, कॉम्पीट करते हैं।
बच्चों फिर इसके बाद है बता एंटी हिस्टामाइन। तो आपको पता है एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं? हिस्टामाइन ऐसे हार्मोन होते हैं जो एलर्जिक एक्शन बॉडी में क्रिएट करते हैं। और एंटी हिस्टामाइन का काम क्या होता है? इन्हीं की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ क्या करना? छेड़छाड़ करना या रोक लगा देना या डिमिनिश कर देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में हिस्टामाइन का क्या फंक्शन है? तो बच्चों हिस्टामाइन ना एक तरह का हार्मोन होता है। और कौन सा हार्मोन होता है? तो इसे बोलते हैं वैसोडिलेटर। वैसोडिलेटर, वैसोडिलेटर, VASODILATOR। ये एक वैसोडिलेटर हार्मोन होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चा एलर्जी क्रिएट करना। कैसे? कैसी तरह की एलर्जी? जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, ठीक है। और नोज में कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, नोज में कंजेशन हो जाए वो। और उसकी वजह से स्टमक और पैक्टिन में एसिड प्रोड्यूस होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। तो इससे एसिडिटी भी हो जाती है, तो एक्टिव एसिड निकल जाएगा, ये चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट है बच्चे बट इज द यूज ऑफ मेडिसिनल ड्रग वाई दे आर नॉट यूज नाउ डेज। तो मेडिसिनल ड्रग तुम्हारे मन में आएगा, मेडिसिनल ड्रग वो है जो हमें केमिकल स्टोर में मिल जाए मेडिसिन, वो चीज़ नहीं होती बेटा। मेडिसिनल ड्रग क्या होता है और इसको नहीं यूज़ करा जाता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों जैसे हमें कार्डियक अरेस्ट हो, दिल का दौरा पड़े, टर्मिनल कैंसर हो, कैंसर की थर्ड स्टेज हो, और लेबर पेन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम। तो इसमें भाई बहुत सारा पेन होता है ह्यूमन बॉडी को। चाइल्ड बर्थ के टाइम जो लेबर पेन होता है उसमें, टर्मिनल कैंसर में, और जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस केस में मेडिसिनल ड्रग का यूज़ करा जाता है ताकि वो इस पेन को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम, ठीक है, टर्मिनल कैंसर के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम लेबर पेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेडिसिनल ड्रग उसी दर्द को मिटाने के काम आता था। अब बच्चों ये यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई ये हैबिट फॉर्मेटिंग होता है, नार्कोटिक होता है, नींद पैदा कर देता है, इससे एडिक्टिव होता है, ये बहुत आदत पड़ जाती है, इससे डेथ भी हो सकता है और स्ट्यूपर भी होता है। स्ट्यूपर क्या होता है कि जैसे बहुत गंदगी जी मचलाएगा तुम्हारा, उल्टी, दस्त, ऐसी चीज़ें होंगी, पेट खराब होगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए यूज़ नहीं करते नार्कोटिक है। अब इसके बाद बच्चे क्वेश्चन क्या है, वाई पिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई जो आपका खाने का अचार होता है, खाने का ही होता है अचार और चीज़ का भी होता है, सोचना। तो जो आपका अचार होता है वो ज़्यादा दिनों तक खराब क्यों नहीं होता? मतलब बहुत दिन तक उसकी सेल्फ लाइफ क्यों होती है? ऐसा पूछा गया तुमसे। भाई क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। कौन कौन से? देखो, चीनी डालते हैं, गुड़म्बा बनाएंगे मीठा अचार तो चीनी डालेंगे, नमक डालते हैं, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव से क्या होता है भाई, फिर वाटर नहीं आ सकता, मॉइस्चर नहीं आ सकता अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो नहीं करते, इसलिए हमारा वो ज़्यादा दिन तक बचा रहता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि क्या होता है जो रिवर वाटर होता है, जो सीवेज के वाटर से, जो आपका सीवेज होता है, गटर का पानी, उससे जब वो मिलता है तो भाई एक तरह का फोम डेवलप होता है, झाग का डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है? उन्होंने बोला बाई फोमिंग, फोम, झाग, बाई फोमिंग इज ऑब्जर्व इन रिवर वाटर वेयर सीवेज वाटर इज पोर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। जब सीवेज वाटर को हम डंप करते हैं ऐसी रिवर में, फोमिंग क्यों बनती है? तो बच्चे देखो, सीवेज वाटर में जो घर का आपका पानी आ रहा है उसमें डिटर्जेंट भी होता है। तो क्या होता है, जो हमारा सीवेज वाटर होता है और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, इनके बीच में रिएक्शन होती है रिवर वाटर में, जिसकी वजह से हमारा फोम बनता है, ठीक है। ये याद रखना कि बाई फोमिंग इज ऑब्जर्व इन रिवर वाटर वेयर सीवेज वाटर गेट्स डंप। तो इसलिए क्योंकि सीवेज वाटर के साथ जब नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट रिएक्ट करेगा तो उसके रिएक्शन की वजह से ये फोमिंग बनती है। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और है, एस्पिरिन इज अ पेन रिलीविंग एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। जैसे हम जानते हैं कि एस्पिरिन क्या होती है, पेन रिलीविंग एनाल्जेसिक होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है। बट इसको हम हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कैसे? हमने बोला एस्पिरिन, वी नो एस्पिरिन कैन बी यूज एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। बुखार उतारने के लिए और दर्द मिटाने के लिए हम इसको एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। तो भाई इसको सिर्फ हार्ट पेशेंट को क्यों दिया जाता है? तो बेटा ब्लड थिनर का काम करके इसलिए दिया जाता है। हर बात समझ, हमारी प्लेटेलेट का जो इकट्ठा जमा हो जाता है, प्लेटेलेट कोगुलेशन, उसको भी ये रोकती है। तो ब्लड थिनर और प्लेटेलेट कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है, ये चीज़ है। अच्छा बेटा उसके बाद है इनके इफेक्ट क्या हैं, वट इज़ द यूज इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग के इफेक्ट क्या हैं, तो वो देख लेते हैं यार क्या क्या हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके इफेक्ट क्या क्या हैं वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो तीन चीज़ है। पहला है क्लोरोक्विनाइन, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि आपको मलेरिया में यूज होता है। फिर है क्लोमा
प्रोमिथाजाइन, कुछ नहीं चीज़ें आई तो आप लिखते हैं। फिर आइबुप्रोफेन। चौथी चीज़ है वेरोनल। पांचवी चीज़ है MgOH होल्ड वाली, उनका क्या क्या यूज़ है आप लोग लिखोगे आगे नोटबुक में, साथ साथ लिखते जा रहे हो ना भाई। तो देखो क्लोरोक्विनाइन तुम्हें पता है किसके जैसे यूज़ होता है, मलेरिया को ठीक करने के लिए एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विनाइन। प्रोमिथाजाइन नया आया, ये एंटी हिस्टामाइन है बच्चे। पहला वाला क्या है क्लोरोक्वाइन या क्विनाइन एंटी मलेरियल ड्रग है। फिर है प्रोमिथाजाइन, ये है एंटी हिस्टामाइन ड्रग। फिर है आइबुप्रोफेन, आपने इसे आइबुप्रोफेन नाम से भी जाना होगा, ब्रूफिन भी बोलते हैं। तो आइबुप्रोफेन जो है वो बच्चे दर्द मिटाने के लिए यूज़ होता है, एनाल्जेसिक होता है। फिर वेरोनल वेरोनल लूमिनल, ये इन सब साथ में आके ट्रैंक्विलाइजर होता है। और MgOH होल्ड का इसका बेस है ना बच्चे, तो ये एंटाफिड होगा, ठीक है। तो क्लोरोक्विनाइन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग। फिर प्रोमिथाजाइन क्या है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग। फिर आइबुप्रोफेन क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग। वेरोनल क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। MgOH होल्ड का इसका एंटाफिड है। और एक और आएगा बेटा फेनासिटीन। फेनासिटीन क्या होता है, तो बच्चे फेनासिटीन आपका यूज़ होता है एंटीपायरेटिक के जैसे, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल यूज़ होता है, वैसे फेनासिटीन भी यूज़ होता है एंटीपायरेटिक के जैसे, ये याद रखिए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेनासिटीन आपको पता चल गया एंटीपायरेटिक के जैसे यूज़ होता है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है नेम द पेन रिलीवर फॉर टर्मिनल कैंसर। जब टर्मिनल कैंसर हो तो कोई पेन रिलीवर बताओ। तो पहली तो बात ये मेडिसिनल ड्रग के जैसे यूज़ होगा, नार्कोटिक ड्रग होगा, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मॉर्फिन यूज़ कर लो, मॉर्फिन MORPHIN, मॉर्फिन यूज़ कर लोगे, तो ये भी किसके जैसे यूज़ होगा, पेन रिलीवर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल कैंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बताओ, नेम वन न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर एक याद कर लो यार, एसिटाइल कोलाइन होता है। बायो वालों के लिए तो पीनट सही है, फिंगर टिप्स की बात है। एसिटाइल कोलाइन, टीचिंग वालों के लिए दिक्कत होगी तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर याद कर लो, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, ये याद कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैंक्विलाइजर का नाम बताओ जो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में यूज़ करें। नेम अ ट्रैंक्विलाइजर जनरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन। आप कुछ भी लिख लो, इक्वानिल लिख लो, वेरोनल लिख लो, दोनों चलेंगे। इक्वानिल लिख लो, वेरोनल लिख लो, कुछ भी लिख लो, वेरोनल और इक्वानिल ये लिख लो। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट है 18, नेम सम कॉमन इनऑर्गेनिक एंटासिड। एसिडिटी को मिटाने वाले नेम सम कॉमन एंटासिड जो इनऑर्गेनिक हो। तो बेटा ये बेसिक है, MgOH होल्ड प्राइस बोल लो, AlOH होल्ड प्राइस बोल लो, सोडा बोल लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, MgOH होल्ड प्राइस, CaOH होल्ड प्राइस, AlOH होल्ड प्राइस, ये। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज हिस्टामाइन हैव एनी रोल इन कॉजिंग हाइपर एसिडिटी। क्या हाइपर एसिडिटी हिस्टामाइन की वजह से हो जाती है, क्या हिस्टामाइन का उसमें कुछ रोल है? हाँ भाई है, क्योंकि हिस्टामाइन एलर्जिक एक्शन क्रिएट करता है। तो वो पैक्सीन को स्टमक में बोलता है, क्या बोलता है कि भाई तुम और HCl एसिड प्रोड्यूस करो। एक्चुअली पैक्सीन भी सिक्रेट होता है ना स्टमक में, और उसकी वजह से HCl एसिड भी सिक्रेट होता है। तो हिस्टामाइन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैक्सीन एंड HCl एसिड इन स्टमक, ये याद रखना भाई ना। अच्छा नेक्स्ट है, वाई डू एंटी हिस्टामाइन यूज टू कॉम्बैट एलर्जिक अफेक्ट नॉट अफेक्ट सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। यार ये बहुत दिक्कत है, आपको पता है। देखो एंटी हिस्टामाइन क्या करता है, एंटी हिस्टामाइन एलर्जिक एक्शन से तो लड़ता है पर एसिडिटी को रोक नहीं पाता। इसके दिक्कत क्या होगी, एसिडिटी को रोक नहीं पाता, जबकि एसिडिटी भी एक तरह की एलर्जी, बाकी एलर्जिक एक्शन को तो रोक देता है पर एसिडिटी जो स्टमक में होती है उसे रोक नहीं पाता। ये क्वेश्चन है कि वाई डू एंटी हिस्टामाइन यूज टू कॉम्बैट एलर्जिक अफेक्ट नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन बट डजंट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। तो भाई सिंपल सी बात है, इनके रिसेप्टर या प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए नहीं कर पाता, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। आपने एक एंटी हिस्टामाइन लिया है, जरूरी नहीं है कि वो स्टमक में रहने वाले रिसेप्टर पे ही अटैक करे, तो कहीं और भी कर सकता है ये। भाई नेक्स्ट है, देखो आपने अभी देखा था एक एंटीबायोटिक आया था सिमेटिडाइन, सॉरी एंटीबायोटिक में उल्टा एसिड आया था सिमेटिडाइन, CIMETIDIN, सिमेटिडाइन। तो आपसे क्वेश्चन है कि हाउ डज सिमेटिडाइन प्रिवेंट सिक्रेशन ऑफ HCl एसिड इन स्टमक। स्टमक में पेट में जो होता है HCl एसिड सिक्रेट होता है, सिमेटिडाइन उसको कैसे प्रिवेंट करता है। तो बच्चे सिंपल सी बात है कि जो हमारी स्टमक है, स्टमक की जो वॉल है उसमें जो रिसेप्टर है जो मैसेज भेजते हैं कि भाई एसिड और सिक्रेट करो, उस पर ये क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इसी मतलब ये इंटरैक्ट करता है, अटैक तो नहीं बोलेंगे, इंटरैक्ट बोलेंगे।
तो जो हमारी स्टमक की वॉल है जहाँ से एसिड सिक्रेट होता है, वहीं पे ये सिमेट्रिडाइन उसके स्टमक वॉल के रिसेप्टर के साथ क्या कर देता है, इंटरेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर वॉल अब कम एसिड सिक्रेट या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। वट इज द यूज ऑफ ब्रोमोफेनिरामाइन? ब्रोमोफेनिरामाइन का यूज है, ब्रोमोफेनिरामाइन जो जो हमने देखा तो मैंने सारी लिख ली। ब्रोमोफेनिरामाइन का यूज है। तो बच्चों ये एंटी एलर्जिक के जैसे यूज होता है। एंटी हिस्टामाइन नहीं, ब्रोमोफेनिरामाइन क्या है, एंटी हिस्टामाइन। चाहे आप एंटी हिस्टामाइन वाले टॉपिक में भी लिख लेंगे सही रहेगा। अभी तो आप ये लिख लो ब्रोमोफेनिरामाइन है क्या, एंटी एलर्जिक के एंटी हिस्टामाइन है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बच्चों। जैसे कि हमने एस्पिरिन और पैरासीटामोल का क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। एसिड डिटॉल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, आपको बताया टर्पेनॉल और क्लोरोडाइनिनॉल, क्लोरोडाइनिनॉल। इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको क्लोरोडाइनिनॉल का, तो आप बना लो क्लोरोडाइनिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। गंदी रिंग बनेगी, CH3 ग्रुप रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर Cl रहेगा और इधर आपका एक CH3 रहेगा। तो नाम आप बना सकते हो। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5, सर ऐसे क्यों करो, 1 2 3 चला लो। तो भाई इसका आप आई पैक नेम जरूर लिखना अपने मन से, है ना। क्लोरोडाइनिनॉल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डिटॉल का, इसका आई पैक नेम भी लिखना। ठीक है, ये चीज़ें। कुछ और आपके क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आप आइडेंटिफाई कीजिए। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आप लोग क्या करिए, आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए क्या क्या है। जैसे पहला है CH3 CH2 होल है, होल है OSO3 माइनस Na+, ये दूसरा है थोड़ा गैप देखिए CH3 आपको बताइए कैपिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड या सोडियम लॉरियम सल्फोनेट है। ध्यान से देखो, सोडियम लॉरियम सल्फोनेट है, ये है कैपिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ना, ये नाम है क्लोराइड। अब ये है CH3 COO CH2 CH2OH। तो फिलिक और फोबिक पार्ट बताना आपको, हाइड्रोफिलिक और फोबिक। बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा, फोबिक होगा, है ना, ये आपको पता है। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, फोबिक, और जहाँ पे आयनिक कैरेक्टर आ गया वो फिलिक हो जाएगी। ये चीज़ आपकी क्या होगी, फिलिक। ऐसे देखो यहाँ पे कहाँ पे ये फोबिक पार्ट कहाँ से आएगा, फिलिक पार्ट कहाँ से आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, फोबिक होगा हाइड्रोकार्बन, और आयनिक पार्ट क्या होगा, फिलिक होगा, यहाँ पे फिलिक होगा। और यहाँ देखो टूटेगा कहाँ पे, यहाँ पे टूटेगा COO माइनस से, और बाकी वो चीज़ है। तो यहाँ पे दिक्कत थी, देखो एसिड आयन वाला पार्ट ये है, ये फिलिक हो जाएगा, और वो पूरा देखो कैसा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, फोबिक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। देख लो कैसे वो फिलिक फोबिक। भाई जिसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं आता वो कैसा होता है, फोबिक होता है, बाकी फिलिक होता है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एस्पिरिन को खाली पेट में क्यों नहीं लेना चाहिए। भाई एस्पिरिन कांट बी टेक इन एम्प्टी स्टमक। भाई एम्प्टी स्टमक में लोगे तो क्या होगा। बच्चों सिंपल सी बात है, एस्पिरिन को क्यों नहीं लेते। एक तो पहली बात है लीवर के लिए टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से आपका अल्सर हो सकता है, जो स्टमक की वॉल है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। वाई एस्पिरिन शुडंट बी टेक एंटी स्टमक, क्यों नहीं करते बेटा, तो इसलिए क्योंकि ये लीवर के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इट इज़ टॉक्सिक टू लीवर, और इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है कहाँ, स्टमक वॉल में। इट कॉजेज ब्लीडिंग इन स्टमक वॉल, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चे, लिक्विड डिशवॉशिंग के लिए कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं और इसकी प्रिपरेशन बताओ। नेम द डिटर्जेंट यूज फॉर लिक्विड डिशवॉशिंग, और इसकी प्रिपरेशन क्या है। लिक्विड डिशवॉशिंग के लिए बच्चे आपको मैंने बताया था नॉन आयनिक होते हैं, क्योंकि अनायनिक आपके किसके लिए यूज़ होते हैं, अनायनिक आपके एसिडिक सॉल्वेंट में होते हैं, और कटाइनिक आपके एक तो कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरी बात कैसे होते हैं, वो जर्मिसिडाइड होते हैं। और नॉन आयनिक कैसे होते हैं, लिक्विड डिशवॉशिंग में यूज़ होते हैं, है ना, ये चीज़ है। जबकि शैम्पूज में भी आपका कटाइनिक यूज़ होगा। ठीक है, तो नेम द टाइप ऑफ डिटर्जेंट विच आर यूज फॉर लिक्विड डिशवॉशिंग एंड देयर प्रिपरेशन। तो नॉन आयनिक यूज़ होंगे, और बेटा इसका रिएक्शन अगर आपको लिखना है ना तो बस इतना लिख लेना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और ये मिथाइल फॉर्मेशन से एक्शन करते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और स्टेरिक एसिड C17H35 COOH, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी उससे बनेगा। बस इतना लिख लेना, इट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड स्टेरिक एसिड, ये चीज़।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोप और वॉशिंग सोप और बेकिंग सोप के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई दोनों सॉल्ट होंगे किसके? फैटी एसिड के। ये भी सॉल्ट है फैटी एसिड का, और ये भी सॉल्ट है किसका? फैटी एसिड का। तुम एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। जैसे बाकी याद कर लो तो पोटेशियम सॉल्ट है, तो दूसरा सोडियम सॉल्ट होगा, बस कितना फर्क है। बेकिंग सोप याद रखना सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, तो आपको दूसरा वॉशिंग सोप याद हो जाएगा क्या है? सोडियम सॉल्ट है किसका? फैटी एसिड का। ये चीज़ है। नेक्स्ट बेटा, एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर बताओ जो सुक्रोज का डेरिवेटिव हो। सुक्रोज होता है ना, C12H22O11 नेचुरल शुगर, इसका डेरिवेटिव बताना है तो बेटा एक होता है सुक्रालोज। नेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज द डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, तो क्या होता है? सुक्रालोज होता है, ये याद रखना। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल यूज एज ड्रग टारगेट। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिन्हें ड्रग टारगेट के जैसे यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल यूज एज ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट के लिए कौन से मैक्रोमोलिक्यूल को यूज़ करा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कौन कौन से हैं। प्रोटीन है, और कौन से? फैट है, और कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बढ़िया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और कौन है बच्चे? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल को हम ड्रग टारगेट के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखो। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी अगर हमें हो जाए किसी इंसान को तो क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? तो आपको पता है बेटा, अल्सर बनता है स्टमक में, इट कॉजेज अल्सर इन स्टमक, तो ये याद रखना, अल्सर बनता है इससे स्टमक में। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ट्रांसपेरेंट सोप प्रिपेयर्ड। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनता है? तो आपको पता है, तो हमें क्या करना होता है? सोप को डिजॉल्व करना होता है किसमें? इथेनॉल में। सोप डिजॉल्व इन इथेनॉल, सोप को हमें इथेनॉल में डिजॉल्व करना होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इवापोरेटिंग करते हैं, ताकि एक्सेस जो सॉल्वेंट है, जो गीलापन है वो कम हो जाए। इवापोरेटिंग एक्सेस सॉल्वेंट, जो अति मात्रा में सॉल्वेंट है उसे हम इवापोरेट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म वाले को। ठीक है, सोप डिजॉल्व इन इथेनॉल टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, और फिर एक्सेस सॉल्वेंट को हम इवापोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चे, सिडेटिव्स क्या होते हैं? सिडेटिव्स तो बच्चे सिडेटिव्स वही होते हैं डिप्रेसेंट के जैसे जिन्हें यूज़ करते हैं, SEDATIVES। सिडेटिव्स क्या होते हैं? सिडेटिव्स आर यूज्ड एज क्या? डिप्रेसेंट, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। बंदा पागल हो जाता होता है उसको। इसकी वजह से क्या होता है? काल्मनेस की फीलिंग आती है ना, अच्छा सा लगता है, हल्का हल्का काल्मनेस की फीलिंग आती है, रिलैक्स हो जाते हैं इंसान। और ड्राउजीनेस आती है, मतलब नींद आती है, मतलब ऐसी बंदा सुन सा बढ़ जाता है, वैसी ड्राउजीनेस आती है ना, बोलते हैं ना आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, वो है। तो सिडेटिव्स क्या होते हैं बेटे? डिप्रेसेंट के जैसे यूज़ होते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, काल्मनेस, रिलैक्सनेस और ड्राउजीनेस की फीलिंग देते हैं। तो व्हाट आर सिडेटिव्स? दे एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड सप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल्सो दे गिव फीलिंग ऑफ काल्मनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। इसका बेटा एग्जाम्पल है वैलियम, वैरोनन नहीं यार, वैलियम VALIUM, वैलियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेम द ड्रग्स विच कैन बी यूज एज एंटीबायोटिक। तो आपको पता है इसे बोलते हैं सल्फा ड्रग्स, इसे हम एंटीबायोटिक के जैसे यूज़ करते हैं, बट इसका एक वही होता है साइड इफेक्ट, इससे एलर्जी बहुत होती है। नेक्स्ट है बच्चे, वट इज़ द कॉज ऑफ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग में डिप्रेशन कौन क्रिएट करता है? तो बेटा एक ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो क्रिएट करता है, एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना, न्यूरॉन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनलिन तो आपको पता है कि जो आपके अंदर फुर्ती, जोश और साहस, ब्रेवनेस का वो बढ़ता है, फीलिंग बढ़ता है, उसे तो एड्रेनलिन बोलते हैं, एकदम रश वाली, तेज वाली। पर नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? डिप्रेशन कॉज करता है। ये एक तरह का क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो नॉरएड्रेनालिन जो है ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। इट कॉजेज लो लेवल डिप्रेशन एज देयर लो कंटेन्स लोअर सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी। क्या होता है कि हमारे दिमाग में अच्छे सिग्नल नहीं जा पाते, इसकी वजह से अगर ये सिक्रेट हो जाए
बेटा इसे क्योर कैसे करते हैं? तो इसे क्योर करते हैं फेनोलजीन से। फेनोलजीन होती है एक चीज़, उससे हम इसे क्योर कर देते हैं। देखो 2-3 स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, लिख लो। नॉर एड्रेनलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लो लेवल जो है हमारे बॉडी में डिप्रेशन, माइंड में डिप्रेशन क्रिएट करता है, और इसे ठीक करने के लिए हम फेनोलजीन यूज़ करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 ways by which drugs prevent the attachment of natural substrate on active site of enzyme। तो वही बात हो गई यार, अभी तो आपने देखा। ऐसे 2 वे बताओ जिससे क्या करता है, ड्रग्स जो होता है वो कॉम्पीट करता है किससे? नेचुरल सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के लिए। तो पहला क्या है भाई, एक तो इनहिबिटर के जैसे होता है, नेचुरल कॉम्पिटिटर के जैसे, और दूसरा क्या है, एलोस्टेरिक साइट बनाता है ना। तो पहला आप क्या लिखोगे? पहला क्वेश्चन तो ये है, स्टेट एनी 2 ways by which drugs prevent the attachment of नेचुरल सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन है। तो इसका पहले तो ये है, बाई कॉम्पिटिंग विद नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट। तो ये तो आपको बताइए, ये नेचुरल सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है ताकि एक्टिव साइट में ये बैठ जाए, इसे हम बोलते हैं इनहिबिटर। और दूसरा क्या है, ये एलोस्टेरिक साइट बनाता है। तो बाई बाइंडिंग इन एलोस्टेरिक साइट विच चेंज शेप ऑफ द साइट एक्टिव साइट इन विच अ सबस्ट्रेट कांट रिकॉग्नाइज। मतलब ये क्या करता है, पहले तो इनहिबिटर मतलब लड़ता ही है, और उसके बाद एक और काम कर सकता है कि ये एलोस्टेरिक साइट बना सकता है, जिसकी वजह से भाई सबस्ट्रेट को तो एक्टिव साइट की आदत है, एक्टिव साइट की ही साइज चेंज कर देता है, शेप चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि एक्टिव साइट कौन सी है। कुछ इसके बाद एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, इसका एग्जाम्पल बताना है आपको। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो चाहिए आप डिफरेंस में लिख देना अगर जगह हो। तो बायोडिग्रेडेबल होता है भाई सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, ये और जगह था, कहाँ था, अनायनिक में था ये, है ना। तो यहाँ पे भी आ गया सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, और यहाँ पे आएगा सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्साइड, टेट्रामिथाइल ऑक्साइड। बहुत अच्छा हो, तुमको वो नहीं आया, 2 डकाइल वाला बेंजीन सल्फोनेट, ये है अच्छा है, बेंजीन सल्फोनेट। तो बायोडिग्रेडेबल का याद हो जाएगा आपको सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्साइड बेंजीन सल्फोनेट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपको क्वेश्चन कि नेम 2 अल्फा अमीनो एसिड विच फॉर्म अ डाइपेप्टाइड विच इज़ 100 times more sweet than cane sugar। 2 आपको ऐसे अल्फा अमीनो एसिड बताने हैं, आगे पढ़ोगे अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड मतलब अमाइन ग्रुप भी हो, NH2 और एसिड भी हो, COOH। तो नेम एनी 2 अल्फा अमीनो एसिड विच फॉर्म अ डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब CONH बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो डाइपेप्टाइड बनाते हैं ये विच इज़ 100 times more sweet than cane sugar। ऐसे 2 अल्फा अमीनो एसिड बताने हैं, जैसे 2 डाइपेप्टाइड बनाते हैं जो 100 times ज़्यादा स्वीट होते हैं केन शुगर से। तो बच्चे तुम्हें एस्पार्टिन याद आ रहा होगा। तो एस्पार्टिन बनता है एस्पार्टिक एसिड से, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा होता है फिनाइल एलानाइन। तुम सारा पढ़ोगे, यूनाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल, आगे चीज़ पढ़ोगे ना। तो अभी तो ये देख लो, ये ऐसे 2 अल्फा अमीनो एसिड है जो ऐसा डाइपेप्टाइड बनाते हैं जो शुगर से 100 times ज़्यादा स्वीट होता है। कौन कौन है? एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन। नेक्स्ट है बच्चे बटार फिलर्स इन सोप। फिलर्स क्या होते हैं सोप में? तो फिलर्स क्या होते हैं सोप में? फिलर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोप में ऐड करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, ठीक है। तो फिलर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड और मिक्स विद सोप टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी फॉर पर्टिकुलर यूज़, ठीक है। फिलर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोप में डालते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल है बच्चे, हम बिथ्यूनल डालते हैं ना, बिथ्यूनल सोप में क्यों डालते हैं? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए। बॉडी ओडोर, बॉडी की जो ओडोर होती है हार्मफुल वाली, है ना, उसे मिटाते हैं। मेडिसिनल। तो एक और डालते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल काय के लिए डालते हैं ताकि बॉडी मॉइस्चराइज, एंटी ड्राइंग नहीं होने देता है। तो ये दोनों फिलर्स हैं, इथेनॉल एंटीसेप्टिक के लिए, बॉडी ओडोर के लिए, और ग्लिसरॉल एंटी ड्राइंग के लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, among Na2CO3 और MgOH which is better antacid। Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बेटर एसिड कौन है? तो बेटा एसिड बेटर एंटासिड कौन है? वैसे लेना पड़ेगा ना कि जो pH लेवल को वैसे रखे, चेंज ना करें, क्योंकि इनका काम है स्टमक को क्या बना देना? अल्कलाइन बेसिक बना देना, जिसकी वजह से और एसिड सिक्रेट होता है, तो उससे बचना है। तो उसमें बढ़िया ये है MgOH, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है पहली बात। तो ये
जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको ज़्यादा अल्कलाइन नहीं बनाता, नॉन अल्कलाइन करता है, जिसकी वजह से पीएच सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये याद रखना है। MgOH ट्वाइस इज प्रीफर्ड एज इट इज़ इनसॉल्यूबल एंड डजेंट इंक्रीज पीएच अबव न्यूट्रल, न्यूट्रल से ऊपर नहीं रखता तो और एसिड सिक्रेट नहीं होगा, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, बट प्रॉब्लम अराइज यूजिंग एलिटियम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। एलिटियम को अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के जैसे यूज़ करें तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो भाई ये हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, मतलब इसकी स्वीटनेस इतनी ज़्यादा होती है, इसका एक चम्मच इतनी चीनियों के बराबर होता है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब इट इज़ हाई पोटेंसी स्वीटनर, बहुत पोटेंशियल वाला स्वीटनर है, तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है, वाई शुडेंट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना मेडिसिन क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मेन कारण ये है बिकॉज साइड इफेक्ट कैन टेक प्लेस व्हेन ड्रग्स बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर साइट। मतलब एक तो साइड इफेक्ट हो सकता है, मान लो तुम्हें एक रिसेप्टर साइट में, मतलब पेट की रिसेप्टर साइट के लिए ड्रग लेना था और वो छाती में भी अटैक कर रहा है, छाती में भी बाइंड हो गया, तो मोर देन वन रिसेप्टर साइट में अगर वो एक्ट करे तो उससे साइड इफेक्ट हो सकता है। और भाई अगर तुमने ओवरडोज ले लिया तो भाई पॉइजन के जैसे वो एक्ट करेगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये है, तो वाई शुडेंट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, बिकॉज साइड इफेक्ट कैन टेक प्लेस व्हेन ड्रग्स बाइंड्स टू more than one receptor site. Side effect can take place when drugs bind to more than one receptor site, and its overdose may act as a poison and may eventually cause death. Yeah. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बिना कंसल्टेशन के स्लीपिंग पिल्स को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। स्लीपिंग पिल्स आर रिकमेंडेड टू पेशेंट विद कंसल्टेशन, विदाउट कंसल्टेशन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका ओवरडोज करेंगे तो इवेंचुअली कॉज डेथ। वही है, ओवरडोज कैन इवेंचुअली कॉज डेथ। अब ये है कि वाई आर सिमेटिडाइन एंड रेंटिडिन, जिसे हम रेंटैक बोलते हैं, बेटर एंटासिड देन वही सारी रामकानी, NaCO3, MgOH वोल्टॉइस, इन सबसे बढ़िया क्यों है? देखो सिमेटिडाइन और रेंटिडिन बढ़िया क्यों है, क्योंकि ये सीधा क्या करता है, जो आपका कारण है उस पर ही अटैक करता है। तो ये हमने सारा पढ़ा ही था, तो बस मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ क्योंकि इसमें हमने 10 मिनट का करा ही था। तो इसका रीज़न क्या था कि NaHCO3 या Na2CO3 या MgOH होल ट्वाइस या LOH होल थ्राइस जो है, बस ये जो एक्सिस एसिड निकल गया उसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं। डू नॉट प्रिवेंट लीक या रिलीज ऑफ HCl, मतलब जो कारण है उसे नहीं ख़त्म करते। इसका अगर हमने ज़्यादा ओवरटेक ले लिया तो ये स्टमक को क्या कर देते हैं, अल्कलाइन कर देते हैं, जिससे और एसिड निकलेगा, ताकि क्योंकि बॉडी को तो एसिडिक रहने की आदत है। बट सिमेटिडाइन और रेंटिडिन क्या करते हैं, ये हिस्टामाइन का ही एक्शन रोक देते हैं। वो हिस्टामाइन जो एसिडिटी को क्रिएट करने में या एसिडिक एलर्जी को क्रिएट करने में कारण है, उसको ही ये रोक देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये आप लोगों ने पढ़ाई है। नेक्स्ट है भाई, नेम द एक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन आयोडेक्स टू रिलीव फ्रॉम पेन। आयोडेक्स आपको पता है, तो क्वेश्चन है नेम द एक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन आयोडेक्स टू रिलीव फ्रॉम पेन। तो याद रखना मिथाइल सैलिसिलेट है, मिथाइल सैलिसिलेट ऐसा केमिकल है जो आयोडेक्स में पाया जाता है और पेन से रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं एज अ एनेस्थेटिक? तो लाफिंग गैस यूज़ करते हैं, आपको पता है N2O। डेंटिस्ट यूज लाफिंग गैस N2O एज एनेस्थेटिक, ये याद रखें। नेक्स्ट है बेटा, एक ना केमिकल का एक और यूज़ बता देता हूँ मैं आपको, डाइंग पर्पज में यूज़ होता है। जैसे एलिजरीन होता है, ये केमिकल है, इसका काम कहाँ का है, डाई में है, डाई इन कॉटन फैब्रिक या वुड को डाई करने में, वुड डाई का मरना नहीं है ना, डाई करना है ना। तो एलिजरीन केमिकल का काम क्या है, कॉटन फैब्रिक की डाई बनाने में, डाई करने में, कॉटन को डाइंग करने में, कॉटन फैब्रिक को और वुड को डाई करने में, यह है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मोस्ट इंट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ को जो रोकती हैं, ठीक है, ओव्यूल फॉर्मेशन को रोकती है, ओव्यूलेशन को नहीं होने देती। तो उसमें जनरली होता क्या है, तो एक होता है एस्ट्राडायोल इथाइनाइल एस्ट्राडायोल होगा, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल होगा, और साथ में नोरेथिन जोन होगा। तो दोनों आप लोग पढ़ लेना यार, मुझको इसकी आदत नहीं है इतनी, तो आगे पढ़ लेना।
कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है, मतलब ये नाम रखने की आदत नहीं है, कंसेप्ट पूछ लो। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो एक इथाइनाइल एस्ट्राडायोल होता है उसमें, और एक नोरेस्थिनड्रॉन होता है। इन 4 निकल गया। अच्छा, एक और है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक पिल यूज़ करते हैं, और इस पिल का नाम होता है मॉर्निंग आफ्टर पिल। मतलब मॉर्निंग के बाद ये पिल ले लो, तो मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ होता है। तो ये होता क्या मॉर्निंग आफ्टर पिल, एक और चीज़ का नाम है जिसका नाम है माइफेप्रिस्टोन। आपने 2 पढ़े थे ना, नोवेस्ट्रोल और माइफेप्रिस्टोन। तो माइफेप्रिस्टोन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रग दैट प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन। नेम द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन। ऐसे पेशेंट जो मेंटल डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो नाम है एम्फीथामाइन, एम्फीथामाइन या एम्फीटामाइन, एम्फीटा ही बोलेंगे तो एम्फीटामाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटीहिस्टामाइन ओवर एंटासिड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। भाई एसिडिटी दोनों तरीके से ट्रीट कराई जा सकती है, एंटीहिस्टामाइन से भी कराई जा सकती है, एंटासिड से भी करा जा सकती है। पर एडवांटेज क्या है एंटीहिस्टामाइन का, तो आपको पता है एंटीहिस्टामाइन सीधा हिस्टामाइन पे अटैक करता है जो सिक्रेट कर रहा है एसिड को, जबकि एंटासिड सिर्फ जो एसिड सिक्रेट हो गया उसी को ही दबाता है। ये एंटीहिस्टामाइन क्यों करता है, हिस्टामाइन के रिसेप्टर साइट में ही कंट्रोल करने लग जाता है ताकि और एसिड प्रोड्यूस ना हो। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेडिसिन दैट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली टू कंट्रोल डायबिटीज बाय स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन पैनक्रियाज। तो आपको पता है डायबिटिक पेशेंट के लेते हैं, कुछ दवाई लेते हैं जिनको ओरली लिया जाता है ताकि ये आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाए, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन इन पैनक्रियाज, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन हो। तो भाई इसका नाम होता है टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड जो है वो एक ऐसी दवाई है जिसे हम ओरली लेते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे पैनक्रियाज होता है उसमें जो इंसुलिन होता है वो सीक्रेट होने लगता है, और ये किस लिए यूज़फुल है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता हुआ, और थैंक यू, मिलते हैं नए चैप्टर में।